हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस 2023 के जो सीसैट का पेपर हुआ था उसके तहत जितने भी आपके इंटरपर्सनल स्किल या फिर अंतर वैयक्तिक कौशल के और डिसीजन मेकिंग के जो सवाल पूछे गए थे, आज हम उनको करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस के सीसैट में 100 क्वेश्चन आते हैं और आपको उसमें 33 क्वेश्चन सही करने होते हैं और इसके नंबर चूंकि ऐड नहीं होते, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और आपके उसमें से लगभग 30 से 35 सवाल जो हैं वो इंटरपर्सनल स्किल वाले होते हैं। और आपने अगर इंटरपर्सनल स्किल में पीवाईक्यूज कर लिए, पिछले 10 से 12 वर्षों के क्वेश्चन पेपर लगा लिए, 30 क्वेश्चन भी आते हैं और 10 सालों के भी लगाए, तो आपने अगर टोटल 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आने वाला जो आपका एग्जाम है 17 मार्च को जो होना है, उसमें अगर आपके 30 सवाल पूछे जाएंगे तो 30 में से कम 25 सवाल तो वही रिपीटेड होते हैं या उन्हीं की जो आप व्याख्याएं होती हैं, जो पूछा गया है उसी की जो व्याख्या होती है उसी व्याख्या से सवाल पूछा जाता है। तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पिछले 10 वर्षों के पेपर लगा के ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं 90 से 95% क्वेश्चन, तो आपको वही करना चाहिए। और हम अपने वीडियो में आज से आपको यही प्रोवाइड करेंगे। प्रतिदिन आने वाले समय में आपको एक वीडियो मिलेगा 1 साल का, तो मैं आपको कंप्लीट 10 से 12 वर्षों का इंटरपर्सनल स्किल करा दूंगा। और आज के इस वीडियो में हम 2023 वाला सीसैट का पेपर में ये देखेंगे, ठीक है। तो आपके इंटरपर्सनल स्किल का पेपर की आप टेंशन खत्म होती है, मैं पूरा आपको कराऊंगा, ठीक है। तो 2023 का पेपर है और इसमें जो मैंने आपका पीडीएफ लिख लिया है, इसमें इसकी व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से दी गई। तो हम लोग पूरी व्याख्या पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। जो भी समझाने वाला पार्ट रहेगा मुझे लगेगा कुछ ज़रूरी है तो वो मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले सवाल को देखते हैं। ये आपको नंबर पे नहीं जाना है क्योंकि ये पूरा सीसैट का पेपर है, तो उसमें ये बाकी सवालों की भी नंबरिंग होती है, ठीक है। तो मैं आपको सारे वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके इंटरपर्सनल स्किल वाले हैं, ठीक है। तो चूंकि कथन और कारण वाले बहुत सारे सवाल जीएस और सीसैट दोनों में पूछे जाते हैं, तो उसी से शुरुआत हुई है। पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको कथन क्या कहता है कि अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है। और इसका जो रीजन है वो ये है कि यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल वे में इसको समझाऊंगा और इसको समझने के बाद आपको ये लगेगा कि ये तो इतना आसान है। अगर आप सिर्फ शब्दों से खेलना जानते, वहाँ पे उसका भावार्थ हिंदी में निकाल पाए, तो आप कम से कम आधे सवाल तो ऐसे ही कर लेंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट हमारा कथन क्या कह रहा है कि जो अंतर वैयक्तिक आकर्षण है, अंतर वैयक्तिक अट्रैक्शन स्किल, इसका सिंपल सा मतलब होता है दो लोगों के बीच की बातचीत, ठीक है। अंतर वैयक्तिक शब्द इंटरपर्सनल स्किल जिसको बोलते हैं। जब भी हमारा दो लोगों से किसी भी तरह से बातचीत का मतलब सिर्फ शब्दों से बातचीत नहीं, दो लोगों के बीच जो भी अंतर क्रियाएं होती वो सब इंटरपर्सनल स्किल के तहत आती हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, किसी के प्रति नफरत का भाव रख रहे हैं, किसी के प्रति लगाव रख रहे हैं, वो सारा अंतर वैयक्तिक कौशल के तहत ही आता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने यही पहला स्टेटमेंट दिया है कि अंतर वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का भाग है। तो ये एकदम सही बात है। कहीं ना कहीं हम सब, अरस्तु ने जैसे कि कहा ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हम सब समाज से बंधे हुए हैं। तो किसी से बात करना, उसके प्रति आकर्षण रखना, ये सब सामाजिक अंतरक्रिया का ही एक भाग होगा, इसलिए यह सही हो जाता। अब इसका रीज़न ये है कि यह उत्तरजीविता हेतु तो आवश्यक है, यानी कि यह सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति लगाव ना रखे, किसी से कोई नफरत ना रखे या किसी से बातचीत ना करे, तो क्या ये उसके सर्वाइवल पे इससे खतरा आएगा? यानी कि सर्वाइवल का मतलब क्या, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, वो अब जिंदा नहीं रहेगा? ये एकदम से वेग स्टेटमेंट, वेग मतलब एकदम से गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसलिए इसका ये रीजन गलत है और इसका पहला वाला कथन सही है। और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाता है कि एक सत्य है किंतु आर असत्य है या गलत है, ठीक है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है कि अंतर वैयक्तिक आकर्षण दो व्यक्तियों के मध्य पसंद पर आधारित एक दीर्घकालिक संबंध है। वही बात जो मैंने आपको प्रैक्टिकल वे में समझाई, ठीक है। और अगर साधारण शब्दों में किसी दूसरे व्यक्ति का स्वीकारात्मक या अस्वीकारात्मक ढंग से मूल्यांकन करना अंतर्वैयक्तिक आकर्षण कहलाता है। यह सामाजिक अंतरक्रिया का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक नहीं है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हमारे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं रहेंगे, इनको हम छोटे छोटे चेन में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे ही आप, ताकि आपको बोरियत ना लगे और आप पूरे वीडियोस 2 से 3 बार एग्जाम, आपको वीडियो एक बार नहीं देखना, एग्जाम से पहले ये सारे वीडियोस कम से कम 2 से 3 बार देख के जाने हैं, ताकि आपको वहाँ पे जब सवाल आए तो आपको ज़्यादा उस पर सोचना ना पड़े, देख के ही आंसर पता चले, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका गपशप श्रृंखला, जिसको कि गॉसिप चेन कहते हैं, जो हम लोग गॉसिप करते हैं। क्लस्टर चेन, समूह श्रृंखला, व्हील चेन, चक्र श्रृंखला, एकल चेन या सिंगल श्रृंखला। अब ये एकदम प्रैक्टिकल सवाल है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप अगर इसका अर्थ थोड़ा प्रैक्टिकल वे में निकाल पाते हैं तो आप निकाल लेंगे। जैसे एक कोई ऑफिस है, मान लीजिए, उसमें कोई एक जूनियर है और एक सीनियर है, ठीक है। आपको अपने सीनियर, आप
आप अपने आप को इमेजिन करें उस ऑफिस में, या तो आप किसी के सीनियर होंगे या कोई आपसे सीनियर होगा, ठीक है। आप जूनियर होंगे या सीनियर होंगे, ठीक है। आपको अपने जूनियर को कोई गुप्त सूचना बतानी है, गुप्त बात बतानी है, या फिर अपने सीनियर को बतानी है। तो अगर कोई गुप्त सूचना होती है, पहली बात, जैसे ये लिखा हुआ है आपको, कहा गया गोपनीय सूचना, ठीक है। अगर कोई बात गुप्त रूप से बतानी होती है तो क्या आप उसको गॉसिप या गपशप में के रूप में लेंगे, यानी कि गपशप करके तो नहीं बताएंगे। गुप्त सूचना है तो एकदम चुपचाप जाके बताएंगे। ना ही आप क्लस्टर बनाएंगे, यानी कि समूह में भी उसको बात नहीं करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही होंगे। व्हील चेन का मतलब होता है एक चक्र श्रृंखला, यानी कि आप इनने उनको बताया, उन्होंने किसी और को, ऐसे तो नहीं बताएंगे। गुप्त सूचना जो होती है वो एकदम से चुपचाप जाके बतानी होती है, तो वो एक एकल श्रृंखला होती है। एकल मतलब मैं अकेला उठा और जाके बता दिया, जाके बस, सिंपल सी बात है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिंगल चेन। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपको मतलब एग्जाम में कैसे प्रश्न सॉल्व करना, जहाँ पे आपको ये सब कुछ समझ नहीं आया तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं उनसे अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना है, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और आप इसका आंसर तो दिख जाता है, आंसर पे ध्यान मत दीजिए, आप समझिए जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में यही काम आएगा। और बाकी ये सवाल एज इट इज भी पूछे जा सकते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि संचार का एकल श्रृंखला तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है। एकल श्रृंखला तंत्र में व्यक्ति एक निर्धारित प्रक्रम में संचार करता है। इस तंत्र में संचार ऊपर से शुरू होता है, अर्थात किसी संगठन के शीर्ष स्तर से तथा अन्य कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों के माध्यम से नीचे की ओर कार्य करता है। इस संचार तंत्र में समय ज्यादा लगता है, ठीक है। तो आपको ये जो व्याख्या दी हुई, ये व्याख्या तो थोड़ी सी मतलब जो किताबी भाषा है उसमें लिखी हुई है। मैंने आपको जो प्रैक्टिकल वे में समझाया, आपको वो सब चीज़ें समझनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया है और इसमें ये क्या कहता है, ये आपका जो कथन है वो ये कह रहा है कि मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है, ठीक है। मौखिक संचार जो हम बोल के करते हैं, और इसका कारण क्या है कि क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता है, ठीक है। तो आप बताइए, पहला, मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है, हाँ एकदम सही बात है ये। और मौखिक संचार में क्या कहा गया इसका प्रमाण भी नहीं रहता है, ठीक है। अब आप लोग ये मत कहिएगा, अपना दिमाग मतलब एक्स्ट्रा नहीं लगाना है इस तरह में कि प्रमाण क्यों नहीं रहता। आप कोई मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करके बैठा होगा, वो रिकॉर्ड कर लेगा, तो ऐसी वाली कोई बात नहीं। एक जनरल वे में जो बात कही जाती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लिख के दो हमें, अगर लिख के दिया गया तो उसका प्रमाण रहता है, और मौखिक वे में बोल दिया किसी ने तो प्रमाण, यहाँ रिकॉर्डिंग वाली बात नहीं लगानी है, ठीक है। तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही। अब हमें देखना है क्या ये इसका जो कारण है इसकी व्याख्या करता है। देखिए, उसका प्रमाण नहीं रहता है, उसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि ये उसकी व्याख्या मतलब ये उपयोगी संचार होगा, क्योंकि उपयोगी संचार तो आप लिख के देते हैं, वो भी हो सकता है ना। इसलिए ये दोनों सही हैं, लेकिन ये उसकी व्याख्या नहीं करता है सही रूप में, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप यहाँ पे व्याख्या पढ़ भी सकते हैं कि मौखिक संचार से तात्पर्य संप्रेषक द्वारा किसी सूचना या तथ्य संवाद को मुख से उच्चारण के माध्यम से प्राप्तकर्ता को प्रेषित करता है, अर्थात यह संप्रेषण लिखित ना होकर मौखिक या जुबानी निर्गमित किए जाते हैं। निर्गमित करना मतलब निर्गमित का मतलब निकलना होता है। इस पद्धति से समय व धन दोनों की बचत होती है। मौखिक संचार लिखित संचार की तुलना में अधिक लचीला होता है। मौखिक संचार में क्या संचार हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं रहता है तथा इसे संप्रेषण के पश्चात पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अतः अभिकथन ए एवं कथन दोनों सत्य, परंतु इसकी व्याख्या सही नहीं करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। आपको इसमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन की भाव को समझना होगा। कई बार आप लोग देखते होंगे, आप सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आपकी जो अंदर की वैल्यूज हैं, जो आपका शिष्टाचार है, कई बार आपके अंदर से एक उसके अगर उनको मतलब उसका विरोध हो रहा होता है तो आपके अंदर तनाव की स्थिति हो जाती है, आपको एंजाइटी फील होने लगती है, आप अंदर ही अंदर बेचैन रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर के जो मूल्य हैं उनका ह्रास हो रहा होता है, या आप चाह कर भी मतलब उनके अगेंस्ट जो काम हो रहा है उसको रोक नहीं पा रहे होते हैं। इसको पूछा गया है कि उसे किस रूप में जाना जाएगा। आपके ऑप्शन है कॉग्निटिव डिसोनेंस, संज्ञानात्मक विसंगति, या पर्यावरणीय विसंगति, सामाजिक विसंगति, या राजनीतिक विसंगति। आप दो स्टेटमेंट तो ऐसे ही कट कर देंगे कि पर्यावरण से उसका कोई लेना देना नहीं, राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब बचा सामाजिक। क्या जब वो आपके अंदर आपके मूल्यों के विरुद्ध कोई विकार उत्पन्न कर रहा है तो उसका समाज से भी कोई लेना देना नहीं होगा, बल्कि जो कॉग्निटिव वाली बात होती, कॉग्निटिव ज्ञान या कॉग्निटिव उस चीज को कहते हैं जो आपके मूल्यों, आपकी अपनी बुद्धिमत्ता से रिलेटेड चीज होती है, उसको कॉग्निटिव संगति या विसंगति वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऐसे सवाल है, अगर आपने इनको सिर्फ इनकी भाषा पकड़ ली और इनका अर्थ निकाल लिया तो आपको वहां पे ना पढ़े होने के बावजूद भी ये सारे सवाल आप कर पाएंगे वहां पे जो आएंगे, ठीक है।
और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ और प्रीवियस ईयर सॉल्व कराने का पर्पज़ भी यही है कि आप लोग उन सवालों को वहाँ पे जूझ सकें और उनको सॉल्व कर सकें, ताकि अगर नया सवाल भी आता है तो आप लोग को बाधा ना उत्पन्न हो। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या कहती है कि आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, तो उसे संज्ञानात्मक विसंगति के रूप में जाना जाता है। बेचैनी की वह भावना जो किसी के विश्वास, दृष्टिकोण, मूल्यों और उसके कार्यों के मध्य आपसी तनाव के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, लियोन फेस्टिंगर ने 1950 के दशक में इस अवधारणा को विकसित किया। इस अवधारणा का व्यापक अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है, ठीक है, इसको दिया किसने था? तो ये 1950 के दशक में आई थी और ये लियोन फेस्टिंगर ने दिया था। इस टाइप का जो कभी कभी फैक्ट आ जाता है, ठीक है, जैसे लियोन फेंगिस्टर ने इसको दिया था, किसको? संज्ञानात्मक विसंगति को। तो ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता, तो ये रटने वाली चीज़ है, इसको आप रट लेंगे या कहीं पर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है? आपको बताना अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नेटवर्क नहीं है। इनफॉर्मल का नहीं बताना, इसका मतलब फॉर्मल, इसमें से कौन सा फॉर्मल संचार नेटवर्क है ये आपको बताना है। एकदम सिंपल सा, ठीक है, जैसे संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर समूह बना दे, गपशप करना गॉसिप जिसको बोलते हैं, और सर्कुलर मतलब सर्कुलर या परिपत्र। जब गवर्नमेंट कोई चीज़ निकालती तो एक सर्कुलर जारी करती है, ठीक है, परिपत्र टाइप का जारी करता है जिसको हम गजट वगैरह गवर्नमेंट का बोलते हैं। तो ये ऑप्शन से ही आपके सारे आंसर पकड़ में आ रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा आप मेरे 4-5 वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप लगभग सारे सवाल कर लेंगे ऑप्शन से। ठीक है, अब आपको पता है गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ सर्कुलर निकाल रही है, परिपत्र जारी कर रही है, तो वो कभी कहीं से भी इनफॉर्मल नहीं होता है, वो प्रॉपर फॉर्मली तरीके से जारी किया जाता है, वही होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी गपशप तो इनफॉर्मल ही होती है, समूह भी इनफॉर्मल होते हैं, किसी भी चीज़ की संभाव्यता भी इनफॉर्मल होती है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि अनौपचारिक संचार दो व्यक्तियों के मध्य होता है जो आपस में मित्र या परिवार के सदस्य या संस्था हो सकते हैं। बिना किसी नियम या निर्देश के संस्था के विचार या सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है। डेविस कीथ के अनुसार अनौपचारिक संचार के निम्न प्रकार होते हैं: गपशप प्रणाली, गुच्छ नेटवर्क जिसको क्लस्टर, गॉसिप और प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। ऊपर के जो 3 ऑप्शन थे ये दिए थे डेविड कीथ ने। आपको वहां पे आंसर कैसे पकड़ने हैं वो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं, लेकिन ये जो फैक्चुअल चीजें आ जाती हैं ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है, कि अनौपचारिक संचार को दिया था कि डेविस कीथ ने और उसके 3 प्रकार बनाए थे: गॉसिप, क्लस्टर और प्रोबेबिलिटी। ऐसे आप याद कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी आपके कथन और कारण वाले हैं। कथन कारण वाले खूब सवाल अब यूपी पीसीएस में पूछे जाने लगे हैं, ये जीएस में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा पहला कथन क्या है कि संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। यानी आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, तभी आपका संचार प्रभावपूर्ण बनेगा। इसकी व्याख्या का कारण क्या है? क्योंकि एडिक्वेसी यानी कि पर्याप्तता एवं टाइमिंग समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। आप बताइए, ये नहीं लग गया है? आपको लगता है कि इसमें से कौन सा कथन है? अगर दोनों सही है तो क्या इसकी व्याख्या हो रही है या नहीं हो रही? ठीक है, अब चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन वही है ABCD। ठीक है, तो आपको जैसे देख के ही लग गया होगा कि ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रभावपूर्ण संचार आप कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके बीच का जो संचार है, जो बोली भाषा है, वो पर्याप्त तो होनी ही चाहिए। एडुकेशन मतलब पर्याप्त। आप वो एक आदमी बोल रहा है, एक चुप बैठा है, तो वो कहीं ना कहीं संचार नहीं है, वो एक तरफा संवाद हो जाता है। ठीक है, तो वो पर्याप्तता अगर नहीं होगी तो भी नहीं होगा। और अगर टाइमिंग समय निर्धारण नहीं है, एक ही बोला जा रहा है, कोई भी टाइमिंग नहीं कितनी देर तक बोलेगा, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं होगा, यानी कि प्रभावपूर्ण नहीं होगा। और इसने तो साफ साफ लिख दिया कि प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए ये आवश्यक ही नहीं, क्या पर्याप्तता और समय टाइमिंग, तो ये एकदम से ये गलत हो जाता है। और ये एकदम सही है, क्योंकि संचार की स्पष्टता तो होना आवश्यक ही है, और तो इसलिए इसमें व्याख्या जैसा आएगा ही नहीं, ये सही हो जाएगा और आल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप मेरे समझाने का तरीका समझ पाए हैं, तो आप देख रहे हैं आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, कैसे क्वेश्चन और उसके ऑप्शन को अटेम्प्ट करना है, इससे ही आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन बस देख लेते हैं, इसकी व्याख्या कि एक प्रभावी संचार के निम्नलिखित गुण होते हैं: स्पष्टता, सही स्पष्ट हो यानी कि सही हो, पूर्ण हो, संक्षिप्त भी हो और दयालु भी हो। दयालु का मतलब आप सामने वाले के प्रति भी दयालु रहे। दयालु का मतलब यहाँ से काइंडनेस दिखाने वाला नहीं, यानी कि आप बोले उसको भी मौका दें, वो वाला दयालु। ठीक है, इन्हें संचार के 5 C's कहा जाता है। ठीक है, ये 5 C's होते हैं।
अगर आप इनको इंग्लिश में देखेंगे तो सी से सब बनेगा। एक संचार तभी प्रभावी होगा जब वो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो तथा प्राप्तकर्ता को उसी प्रकार से समझ में भी आए। यानी कि आपका कम्युनिकेशन तभी स्ट्रांग होगा जब सामने वाला जितना स्पष्ट आप बोले सामने वाला उतना ही स्पष्ट समझे। ऐसा नहीं कि आप बोल गए तो आपके अलावा कोई समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि जिस अनुरूप में उसे संप्रेषित किया गया हो। अतः अभिकथन एक तो सत्य। अब पर्याप्तता एवं समय निर्धारण संप्रेषण में अति आवश्यक होता है। समय संप्रेषण को प्रभावित करता है कि प्राप्तकर्ता संप्रेषित संदेश पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, इसलिए यह गलत हो जाएगा, जो दूसरा वाला कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो। यानी कि आपको इसमें से वो विकल्प निकाल देने हैं जो अफवाह को फैलाते हैं। जैसे तथ्य उपलब्ध कराना, तो तथ्य अगर आप उपलब्ध करा देंगे तो ये तो अफवाह को मतलब सुलझा दिया जाता है, सुलझ जाएगा। कोई भी अफवाह फैली हो अगर उसके बारे में आप सही फैक्ट उपलब्ध करा देंगे तो आपकी अफवाह तो सुलझ जाएगी। और इसमें आपको बताना कि जो सुलझाने का तरीका ना हो। कारणों को कम करना, अगर आप कारणों को कम करते जाएंगे, बहुत सारे कारण रहेंगे तो कन्फ्यूजन रहेगा, तो ये भी उसमें हो जाएगा, ठीक है। विश्वसनीय स्रोतों का प्रयोग करेंगे तो भी आपकी समस्या सुलझ जाएगी। अब है समुदाय के नेताओं से तथ्य छुपाना। अगर आप तथ्य फैक्ट छुपा ही लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी अफवाह या समस्या जो सुलझेगी नहीं, ठीक है, वो और बढ़ जाएगी। अगली बार आपसे अफवाह की जगह समस्या दे सकते हैं, पर सवाल के मतलब तरीके यही रहेंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एकदम सिंपल सा था, आपको सिर्फ ऑप्शन से ही पकड़ लेना था, ठीक है। इसकी व्याख्या क्या कहती है कि अफवाह एक ऐसी सूचना होती जो किसी सत्यता संदेह में होती है या इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। अफवाह की तीन मुख्य विशेषता यह है कि ये मौखिक रूप से प्रसारित होती हैं, ये व्यक्ति, घटना या स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं तथा ये समुदाय की भावनात्मक जरूरतों को व्यक्त करती हैं। अफवाह को सुलझाने के निम्न तरीके हो सकते हैं: सही तथ्य उपलब्ध कराना, कारणों को कम करना, विश्वसनीय स्रोतों का प्रयोग करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया था। तो ये वाला फैक्चुअल होते हैं, इसमें कुछ समझना नहीं होता है। इस टाइप के सवाल ऐसे हैं, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता क्योंकि ये फैक्ट है, कोई सिद्धांत है, किसने दिया है आपको बताना। तो ऐसे चीजों को आप रट लें, और अगर आप 8-10 सालों के पेपर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट आएंगे रटने वाले, सबको रट लेंगे, वही घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि जो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस होता है, समव्यवहार विश्लेषण, उसको किसने दिया था, ठीक है। तो इसको चलिए आंसर में देखते हैं किसने दिया था, और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो वो दिया था एरिक बर्न ने। इन सारे फैक्ट को आप रट ही लेंगे, इसके अलावा और कोई उपचार नहीं है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत मनोचिकित्सक एरिक बर्न ने 1950 में विकसित किया था। समव्यवहार विश्लेषण एक मानसिक प्रक्रिया है। बर्न ने फ्राइड के विचारों से प्रभावित होकर इसका विकास किया था, जो सिगमंड फ्राइड था, ठीक है। समव्यवहार विश्लेषण किसी व्यक्ति के रिश्तों तथा संबंधों की जांच करता है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी इतनी लाइनों में। एक तो समव्यवहार विश्लेषण दिया किसने, एरिक बर्न ने, ये फैक्ट हो गया। अब समव्यवहार विश्लेषण होता क्या है। समव्यवहार विश्लेषण किसी व्यक्ति के रिश्तों और संबंधों की जानकारी, एक व्यक्ति का अन्य के साथ रिश्ता कैसा, उसके संबंध कैसे, उसको बारे में जो जांच करता है, वो सब मिला मिला के जो है वो बोला जाता है समव्यवहार विश्लेषण, ठीक है। अब बर्न के अनुसार मानव मन बहुआयामी है और विभिन्न भावनाओं, दृष्टिकोणों और जटिल व्यवहारों के उत्पादन के लिए बातचीत करते हैं, ठीक है। तो ये आपका समव्यवहार विश्लेषण पे कंप्लीट हो गया। ये क्या होता है, किसने दिया, ये सब आप इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, उसके बाद आप लोग जब एग्जाम देने जाइएगा तो आप लोग इसको मतलब लूप में चला के 2x पे 1.5x पे आप लोग देख के जरूर जाइएगा, ताकि आप वहाँ पे अटेम्प्ट करना जान जाएंगे। आपके जो 30-35 सवाल आते हैं उसमें से आप 25 प्लस सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित संचार में कौन एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये आपको सिर्फ ऑप्शन से ही पकड़ में आ जाएगा। मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट ऐसे किया करिए, जैसे इसने पूछा कि मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, तो आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिक बाधा कौन कौन सी है, उसको निकाल दो। जैसे शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश, अगर आप अपने शरीर से कोई संदेश व्यक्त करते हैं तो क्या वो मनोवैज्ञानिक रूप से बाधा नहीं है। अगला देखते हैं, समय से पूर्व मूल्यांकन। एकदम सिंपल सी बात हो रही है कि अगर कोई घटना पूर्ण नहीं हुई है, आप उससे पहले ही उस चीज का मूल्यांकन कर दे रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से बाधा ही उत्पन्न करेगा ना, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा आपका। अगला है संचार में अविश्वास। अगर आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं या आपसे कोई कर रहा है उसमें आपको भरोसा ही नहीं है तो भी वो मनोवैज्ञानिक रूप से बाधा होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है अनवधान, यानी कि इनअटेंशन जो होती है, अनवधान, ठीक है। एक होता है व्यवधान, उसका उल्टा होता है अनवधान, ठीक है। अगर अब ये भी है तो ये भी उसमें कहीं ना कहीं बाधा पैदा करेगा, ठीक है। तो अब बचा ये हमारा चौथा वाला कि शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश। अगर आप शारीरिक रूप से कोई संदेश देते हैं और शरीर के हाव भाव आपको पता है, आप किसी को मारेंगे पीटेंगे, मतलब
अपने हाथ पर इधर उधर चलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं बाधा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे होंगे शरीर से, तो यही मनोवैज्ञानिक रूप से बाधा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो मोस्टली सवालों को देख लेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक बाधा को भावनात्मक बाधाएं भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक बाधा एक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति को संदर्भित करती हैं जो संवाद करने की क्षमता को गहराई से प्रभावित करती हैं। उदाहरण स्वरूप सीमित प्रतिधारणा, समय से पूर्व मूल्यांकन, संचार में अविश्वास, अनवधान, भावनाएं, स्थिति चेतना, राय और दृष्टिकोण है। ध्यातव्य है कि ध्यातव्य मतलब जैसा कि आप सब जानते हैं शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है अनुनय, संकेतीकरण, असंकेतीकरण और हस्तक्षेप। जब आप संचार कर रहे होते हैं उसमें आप जो अपने विचारों को संदेश में डालते हैं, जैसे आप किसी से कुछ कह रहे हैं, आपके विचार एज इट इज आप विचार उठा करके नहीं किसी से बोल देते हैं, आप जो एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं सामने वाले को, उसमें आप एक विशेष भाषा या कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बात रखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको परसुएशन कहा जाता है? तो नहीं, परसुएशन का मतलब होता है, आपने एथिक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि सामने वाले को इंप्रेस करना, मतलब अपनी बातों से कन्विंस कर लेना। आप कन्विंस किस तरह से करते हैं वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन कन्विंस करना कहीं ना कहीं से आपसे प्रभावित हो जाए, वो सब परसुएशन होता है। ठीक है, ये जो इनकोडिंग होता है यही होता है। जैसे आपने जो भी मैसेज टाइप किया उसको इनकोड कहते हैं। ठीक है, उसी को संकेतीकरण हिंदी में कहा जाता है। तो यही सही हो जाता है कि अपने विचार को आप अपने मैसेज में इनकोड कर देंगे तो वही हो जाएगा आपका मतलब संदेश डालने की प्रक्रिया। अब जो डिकोडिंग हो गया, आपने जो संदेश दिया उसको सामने वाले ने जिस रूप में लिया उसको हम डिकोडिंग कह देते हैं। और फिर इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप तो अलग चीज हो जाती है एकदम से। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को संकेतीकरण या इनकोडिंग कहा जाता है। इनकोडिंग से तात्पर्य है विचारों या शब्दों को इशारों में परिवर्तित करना जो अर्थ को व्यक्त करेगा। इनके अंतर्गत तार्किक और कोडिंग संदेश के रूप में जानकारी को बदलना शामिल है। अतः संप्रेषण प्रक्रिया में इनकोडिंग का अर्थ है किसी विचार को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना। ओके, तो ये हमारी हो गई व्याख्या। अब ये है आपको बताना, इन तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या। ये संचार मॉडल जो आपका संचार प्रक्रिया होती है उसमें इन सबको मतलब व्यवस्थित करना है कि किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपके इतने तत्व दिए हुए हैं, स्रोत है, माध्यम है, प्राप्तकर्ता है, संदेश है और प्रतिपुष्टि है। आप लोग अगर कंफ्यूज मतलब ये हिंदी के शब्दों में कंफ्यूज हो तो आप इंग्लिश वाले शब्द देख लिया करिए। अक्सर इंटरपर्सनल स्किल में इंग्लिश वाले शब्द ज़्यादा समझ में आते हैं और ज़्यादा इजी होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि किसके बाद एक संवाद में किसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो अगर देखें तो सबसे पहले एक इसमें स्रोत होता है। क्यों? क्योंकि बातचीत का कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए। ठीक है, और स्रोत के बाद अगर हम देखें तो वो स्रोत के थ्रू आप कोई ना कोई मैसेज कन्वे करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा और नंबर 2 पे ये आ जाएगा मैसेज, क्योंकि सबसे पहले मैसेज भेजा जाएगा। स्रोत का मतलब एक भेजने वाला जो होगा वही स्रोत है, तो मैसेज भेजेगा। उसके बाद आपका आ जाएगा माध्यम, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था इनकोडिंग, आपने जो मैसेज भेजा किस माध्यम से वो मैसेज भेजा। ठीक है, तो वो हो गया आपका माध्यम। उसके बाद आपका आ जाएगा प्राप्तकर्ता, आपने किसी को भेजा तो किसी ने उसको प्राप्त किया, तो उसके बाद फिर ये आ जाएगा, यानी कि ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा और ये फिर चौथा हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो फिर उसके बाद एक प्राप्तकर्ता होगा, किसी ने उसको प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद इसमें एक होता फिर डिकोडिंग। डिकोडिंग का ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, तो डिकोडिंग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें फिर हो जाएगा आपका नॉइज। कहीं ना कहीं शोर भी आता है उस माध्यम में, क्योंकि शोर पहले आएगा, तो शोर एक तरह का बाधा हो जाता है एक संचार में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और फिर अंत में आएगा फीडबैक या प्रतिपुष्टि, क्योंकि आपको जब पूरी तरह से मैसेज कन्वे हो गया तो उसके बाद आप उसका सामने वाला उस पर फीडबैक देगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए सबसे पहले स्रोत होगा। ठीक है, स्रोत के बाद उसके बाद स्रोत जो होगा वो मैसेज भेजेगा, और उसके बाद फिर एक माध्यम में मैसेज भेजेगा, मैसेज भेज देगा तो उसको कोई प्राप्त कर लेगा और उसमें कोई कहीं ना कहीं शोर होगा, और उसके बाद फिर वो लास्ट में फीडबैक देगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन्होंने ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, ये तत्व लगाने के दिया जाता है कि किसके बाद क्या आएगा, तो ये श्रेणी है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है? श्रवण मतलब सुनने का तत्व क्या नहीं है? संवेदन, सेंसिंग जिसको कहते हैं, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया करना और अनुनय या परसुएशन। तो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था कि परसुएशन क्या होता है, अनुनय सामने किसी को इंप्रेस करना या कन्विंस करना अपनी बातों से। ठीक है,
परसुएशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप सबने अंगुलीमाल की कहानी सुनी होगी जो गौतम बुद्ध के साथ थी, या फिर आपने जो रत्नाकर जो वाल्मीकि बन गए, तो ये सब परसुएशन के बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अंगुलीमाल बुद्ध जी से प्रभावित हो गए थे, ठीक है, परसुएट हो गए थे बुद्ध जी से, ऐसे कहेंगे हम। और रत्नाकर उन साधुओं से मतलब परसुएट होकर संत बन गए थे। तो ये वाली जो ये सब चीज़ें जो होती हैं, अब आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे परसुएशन को, तो ये उसमें आती है। तो ये श्रवण का कोई इसका सुनने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी आप रिस्पॉन्स क्या करते हैं, एवेलुएट क्या करते हैं, सेंसिंग आपके सेंसेस कैसे काम करते हैं, ठीक है, सेंसेस कैसे काम करते हैं, तो ये सब सुनने से रिलेटेड हैं, और ये नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि श्रवण संचार प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। श्रवण में भौतिक और मानसिक दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। श्रवण में ध्यान, समझना, व्याख्या करना, मूल्यांकन करना तथा प्रतिक्रिया करना आदि अंतः संबंधी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। प्रभावी श्रवण के लिए कौन कौन से तत्व हैं, ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक तो संदेश, ध्यान, संवेदन, मूल्यांकन, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और प्रतिक्रिया, ये सब प्रभावी संवेदन के अंग हैं। अगला देख लेते हैं कि पराभाषा या पैरा लैंग्वेज संबंधित है किससे, जिसको हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। आप इंग्लिश वाले टर्म याद किया करिए कि पैरा लैंग्वेज का संबंध किससे है, इंटरपर्सनल स्किल से है, वर्बल कम्युनिकेशन से है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से है, या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से है। तो ये कहीं ना कहीं रटने वाला सवाल, इसमें समझना ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो पैरा लैंग्वेज होती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से होती है, यानी कि इसमें कोई बातचीत नहीं होती पैरा वर्बल में, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि भाषा के 3 प्रकार हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ऐसा संचार जिसमें वाणी की अपेक्षा आवाज के पहलुओं को ध्यान रखकर संप्रेषण किया जाता है, उसे पराभाषा या पैरा लैंग्वेज कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग जरूर याद रखेंगे, जिसमें वाणी की अपेक्षा आपकी आवाज के पहलुओं को ध्यान रखा जाता है, उसको पैरा लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं उससे ज़्यादा जरूरी है आपकी आवाज़ कैसी है, आपकी आवाज़ पतली है, मोटी, आपकी आवाज़ की पिच कैसी है, उसको पैरा लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। इसीलिए नॉन वर्बल में आती है। अगला है कि इस संचार में आवाज़ के उतार चढ़ाव पर अधिक महत्व दिया जाता है। वही मैंने जो कहा कि आपकी आवाज़ की पिच कैसी है। कक्षा संचार में ये अति महत्वपूर्ण होता है। पराभाषा किसी व्यक्ति के स्वर के अध्ययन को समझना है। पराभाषा इसमें पिच, लय, ध्वनि, शब्दों के उच्चारण की गति, क्लिच का उपयोग आदि शामिल है। यह अशाब्दिक संप्रेषण का भी प्रकार है। अगली बार आपसे पूछा जा सकता है कि अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, तो वो भी पैरा लैंग्वेज वाली होती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पे अब रीजनिंग के सवाल हो गए, लेकिन हालांकि ये लोग 2 खंड में दे रखते हैं, तो अभी 2023 के पेपर में और भी। तो ये हमारे यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल वाले सवाल कंप्लीट हो गए जो भी पूछे गए थे। अब हम डिसीजन मेकिंग वाले सवाल आ गए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग भी आपके सिलेबस में है, और डिसीजन मेकिंग वाले भी सवाल इसी तरह से आपको विकल्प के आधार पे छांटने होंगे। बाकी आपको जो फैक्ट होते रटने वाले, वो तो एकदम से यही वाले जो इसमें पूछा गया इसी को आपको रट लेना है, क्योंकि यही आपके नेक्स्ट आने वाले सवालों में भी मतलब आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग वाले सवाल इसी वीडियो में देख ले। आज का ये चूंकि पहला वीडियो था मेरा, और मुझे आपको समझाना था, अब मेरा पर्पस है आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे लेना, ये इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन आप लोग देखें जरूर पूरा वीडियो। आप मेरे 5 से 6 वीडियो देख लेंगे इंटरपर्सनल स्किल और ये सीसैट वाले, तो ये सवाल आपके 20 से 25 सवाल कहीं नहीं जाने, सिर्फ आप अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। किसने कहा कि निर्णय व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें चयन करता है। तो इसमें कुछ भी मतलब समझाने वाला नहीं है, ये कहा था सेंट्रॉप ने। ये फैक्चुअल चीज है कि किसने क्या कहा। निर्णय व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन उसमें चयन करता है, तो ये सेंट्रॉप ने कहा था, आप रट लेंगे, ठीक है। व्याख्या में भी यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगला है आगमनात्मक तर्क आधारित है, वो किस पर आधारित, यानी कि इंडक्टिव रिजेक्शन जो होता है वो किस पर आधारित है। तो ये एकदम सिंपल सा है, विशिष्ट से सामान्य पर, यानी कि विशेष से सामान्य। ये वही वाला सिद्धांत है, आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा रीजनिंग वगैरह में जो सवाल लगाते हैं, कि जैसे हम कहते हैं कि राम मरणशील है, ठीक है। एक आप लोग ने सवाल लगाए कि राम मरणशील है, सोहन मरणशील है, मोहन मरणशील है, और राम सोहन मोहन मनुष्य, इसलिए सभी मनुष्य मरणशील है। तो राम और सोहन और मोहन, ये 3 विशेष उदाहरणों के आधार पर हम एक जनरल व्याख्या कर देते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है। तो इसको कहते हैं आगमनात्मक थ्योरी। इसी का अगर उल्टा हो हम कर दें, ठीक है, इसी का अगर हम उल्टा कर दें कि सभी मनुष्य मरणशील है और राम एक मनुष्य है इसलिए राम मरणशील है, तो वो हो जाएगा आपका निगमनात्मक थ्योरी, उसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो इसका उल्टा हो जाता है, तो आप याद रखेंगे। और उस अगर आपसे यही पूछ दिया होता कि डिडक्टिव थ्योरी या फिर निगमनात्मक, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाता कि सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत की ओर, ठीक है। और इसमें आगमनात्मक पूछा तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वही चीज आपकी व्याख्या में भी दी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं कि एल्गोरिदम एक का प्रकार है। आजकल एल्गोरिदम का वाला सवाल अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप बहुत
चीज़ों से कट रहे हैं। आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे, जिस टाइप की आप लोग रील, शॉर्ट या वीडियो देखते हैं, वो आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम उसी तरह की वीडियो दिखाने लगता है, तो उसी को एल्गोरिदम कहा जाता है, ठीक है। और एल्गोरिदम कौन दिखाता? कोई आदमी नहीं होता, वहाँ पे एआई मशीन फिट होती, वही ये सब दिखाती है। तो ये स्वतः नहीं होता है, और रूल्ड व्यवहारिक नियम भी नहीं होता है, साधन साध्य का विश्लेषण भी नहीं होता, बल्कि मैकेनिकल सोल्यूशन होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मशीनें फिट होती है, एआई वो ये सब करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही एल्गोरिदम, एकदम प्रैक्टिकल सवाल पूछे जा रहे हैं आपको, इसीलिए इनसे घबराना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की प्रकारात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में उत्पन्न करती है। प्रकारात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? तो बाधा उत्पन्न करती है, आप याद रखेंगे। जो फंक्शनल फिक्स्डनेस होती है, आप मतलब प्रकारात्मक स्थिरता समस्या आप समझ रहे हैं क्या होती है? यानी कि आपकी जो कार्यात्मक फिक्स्डनेस होती है, आप कहीं पे एक कार्य को एकदम फिक्स कर देंगे, उससे आप टच से मस नहीं होने वाला अगर वो रखेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं ब्लॉकिंग हो जाएगी, बाधा होगी आपके संचार में, ठीक है। वही चीज इसमें लिखा हुआ है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या ये कहती है कि प्रकारात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में बाधा उत्पन्न करती है। समस्या समाधान एक मानसिक प्रक्रिया है जो समस्याओं का विश्लेषण, खोज और समाधान करती है। समस्या समाधान का व्यापक उद्देश्य समस्या को हल करने के लिए सबसे अच्छा समाधान खोजना है। प्रकारात्मक स्थिरता संकीर्ण मानसिकता का द्योतक है, यहाँ समाधानकर्ता मानता है कि वस्तु का केवल एक कार्य है और इसलिए समस्या को हल करने के लिए वस्तु का उपयोग नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब इसकी मतलब किताबी बातें होगी, मैं आपको जो प्रैक्टिकल समझाता हूँ आप वो समझिए, क्योंकि वहाँ पे किताबी बातें याद नहीं आती हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव, ठीक है, के आधार पर करने का प्रयास करता तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये एकदम सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे आप हैं और आपके बहुत सारे पूर्वानुभव होते हैं पहले के जीवन के, आपके जीवन में जो घटा होता है या दूसरों से आप जो सीखे होते हैं अभी तक की अपनी जिंदगी में, उस अनुभव से सीख लेकर अगर आप कुछ कार्य करने का प्रयास करते तो उसको क्या कहा जाएगा? ये मतलब एकदम सा, ये भी मतलब आप स्टेटमेंट से देख सकते हैं। जैसे ट्रांसफर इफेक्ट होता है, नहीं होता है। कन्फर्मेशन बायस होता है, नहीं होता है। नन ऑफ दिस तो कोई मतलब नहीं। बाकी मेंटल सेट एकदम सिंपल सा, आप अगर इंग्लिश वाला पढ़ेंगे कि मानसिक विन्यास, तो ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, आप इसको मतलब समझेंगे नहीं। आप लोग इंग्लिश वाला देखा करिए, मेंटल सेट, यानी कि आप पूर्वानुभव क्या होता है, आपका मेंटल सेट हो गया पुराने अनुभव के आधार पर। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही चीज आपके विकल्प में, ऑप्शन में, इसमें मतलब व्याख्या में लिखी हुई। बाकी व्याख्या बहुत मतलब इसकी सटीक नहीं है, आप मतलब भाषा में फंस जाएंगे व्याख्या की। तो मैं जो समझा रहा हूँ आप लोग वो समझिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना क्या कहलाता है। आपको एक संभावना है जीवन में सफलता मिलने की, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती है तब तक आपका प्रयास करते रहना, ये क्या कहलाता है? क्या वो इनसाइट है, सूझबूझ है? नहीं है। क्या वो अनुमान है? वो भी नहीं है। ट्रायल एंड एरर, कितना सिंपल सी बात है। आप ट्राई कर रहे हैं, उसमें त्रुटि हो रही, फेल हो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं आगे। सिंपल सी बात है, वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि इसमें एक मनोवैज्ञानिक का नाम आया, थॉर्नडाइक। तो एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना प्रयास एवं त्रुटि कहलाता है, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन E.L. थॉर्नडाइक ने किया था, यही मैं कहना चाह रहा था, इसलिए मैंने व्याख्या पढ़ी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयास और एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था E.L. थॉर्नडाइक ने, E.L. थॉर्नडाइक ने, ठीक है। थॉर्नडाइक का कहना है कि पशु या मनुष्य किसी कार्य को प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा सीखता है। थॉर्नडाइक ने प्रारंभ में इसे चयन और संयोजी नाम दिया, बाद में प्राणी द्वारा करने के बाद किसी एक सही अनुक्रिया को चुनकर कार्य करने के सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत कहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, या फिर आप लोग मतलब डरे रहते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल डिसीजन मेकिंग वाले सवाल कैसे करेंगे। तो आपने अगर यही वीडियो देखी तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि कैसे सवाल वहाँ पे अटेम्प्ट लेने हैं, ठीक है। खैर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग नहीं लाया जाता है। यानी कि समस्या समाधान करने के लिए लोग क्या उपयोग में नहीं लाते हैं? क्या लोग स्वतः शोध करते हैं? बिल्कुल करते हैं। एल्गोरिदम आता है, एल्गोरिदम भी आता है। प्रयास एवं त्रुटि आता है, ये भी आता है। फंक्शनल फिक्सनेस हमने अभी ऊपर देखा था, एक बार फिर से पूछ लिया इसको। जो प्रकारात्मक स्थिरता होती है, ये कहीं ना कहीं समस्या समाधान में बाधा होती है, तो ये उपयोग में कैसे लाई जाएगी? यही आपका आंसर हो जाएगा। बार बार देखो, एक ही साल में 2 बार इसको पूछ लिया गया, ठीक है। वही चीज इसमें लिखी हुई है। अगला सवाल देखते हैं कि समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देती है। यानी कि इनमें से कौन सी विधि आप लगाओगे तो आपकी सफलता पाने की गारंटी हो जाएगी। जैसे स्वतः शोध विधि, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, ये गलत हो जाए, क्योंकि आप स्वतः कितना शोध कर लेंगे। आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, आप अपने आप में कितना शोध कर सकते हैं, दुनिया में बहुत कुछ करने को है। एल्गोरिदम विधि, जो एल्गोरिदम सेट किया जाता है, यानी कि जो मैकेनिकल
मेथड होता है, हमने ऊपर देखा था एल्गोरिदम मैकेनिकल होता है। मशीनें कहीं तक भी जा सकती हैं, कंप्यूटर वगैरह कुछ भी खोज कर सकती हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी सफलता पाने की गारंटी देता है। बैकवर्ड मेथड जो होते हैं, पिछड़े हुए, वो तो वैसे भी नहीं आपको सफलता देंगे। प्लानिंग मेथड, ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्लान करके करेंगे, लेकिन प्लान आपके कहाँ तक चलेंगे, आपके प्लान मशीनों के आगे नहीं चल सकते, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ये सब दिमाग मत लगाइएगा कि मशीनों को भी हमने बनाया, मतलब कि हाँ मशीनों के अंदर भी तो हम ही लोग एआई वगैरह डालते हैं, तो वो सब मत करिए, क्योंकि वो फिर आप करेंगे। ईगो पे नहीं लेना आपको कि हम तो मशीनों से आगे, हम ही ने उनको बनाया। एक्चुअल में मशीन जब बना दी गई उसके बाद वो मनुष्य से ज़्यादा काम करती है, वो सफलता की गारंटी मनुष्यों की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी देती है, इसलिए ये एल्गोरिदम वाला सही होता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग व्याख्या चाहे पढ़ना तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, पर इसमें कुछ भी मतलब भाषा का केवल खेल है, कुछ भी नया नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। जो जरूरी लग रही कि इसको पढ़ा जाना चाहिए वो मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं कि समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का उपयोग किया गया। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कोहलर एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने किस प्रकार की समस्या समाधान की बात कही। तो कोहलर ने जो है अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं कही, यानी कि डिटॉर प्रॉब्लम्स पे चर्चा की। तो इसको आप समझना कुछ नहीं, रट लो आप। कोहलर ने क्या कहा, कोहलर ने कहा डिटॉर प्रॉब्लम्स या अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा व्याख्या देखते हैं कि समस्या समाधान के अध्ययन में कोई भी समस्या या कार्य जिसे हल किया जाना चाहिए या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे सीधा समाधान अप्रभावी या अवरुद्ध हो गया है, हो वयस्कों के लिए अप्रत्यक्ष पथ समस्या का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे वयस्कों को किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के सक्षम बनाता है, ठीक है। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता। तो जैसे कि आपको पता है पजल बॉक्स पशु प्रयोज्यों के लिए, ठीक है। पहेली मंजूसा या पजल बॉक्स ये किया जाता है। अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं ये भी की जाती है, हमने ऊपर देखा। जो एनाग्राम्स होता है ये नहीं किया जाता, क्योंकि एनाग्राम्स जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कंप्यूटर वगैरह में होती हैं। आप सबने एल्गोरिदम जो थ्योरी होती है वो एनाग्राम से रिलेटेड है, तो ये कंप्यूटर या मतलब मशीन से रिलेटेड है, तो पशु प्रयोज्यों में नहीं होगा, बल्कि आप पशु के लिए पजल्स बना सकते हैं, अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं भी कर सकते हैं, दोहरी क्रमानांतर समस्याएं, डबल अल्टरनेटिव प्रॉब्लम भी होती हैं। आप लोग अगर भाषा और इन सबको समझना जान गए तो आंसर निकाल लेंगे। जैसे पशुओं के लिए आप मशीन का पशुओं से कुछ खास मतलब नहीं होता, तो इसलिए यही सी वाला सही हो जाएगा, एनाग्राम से, ठीक है। क्योंकि एनाग्राम का मतलब होता है वही एल्गोरिदम वगैरह से, ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि एनाग्राम वो समस्यात्मक कार्य है जो पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं। पहली मंजूसा अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं, दोहरी क्रमानांतर समस्या आदि समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्य होते उपयोग में लाए जा सकते हैं। एनाग्राम एल्गोरिदम एक सरल एल्गोरिदम है, ठीक है। एनाग्राम एक शब्द वाक्यांश या नाम जो किसी अन्य अक्षर को पुनर्व्यवस्थित करके बनाया जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। तो इस प्रकार हमने 2023 के पेपर में लगभग देख लिया है। यहाँ पे हमारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं, ये मतलब इंटरपर्सनल स्किल और समस्या समाधान वाले, ठीक है, डिसीजन मेकिंग वाले। तो लगभग इसमें 30 से 35 सवाल पूछे गए थे, तो और हमने लगभग सारे के सारे सवाल को देख लिया है, ठीक है। 25 से 30 सवाल थे लगभग, हमने उन सारे सवालों को देख लिया और कैसे सवाल अटेम्प्ट लेना है ये भी देख लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही थी, मैंने कोशिश नहीं की जो एकदम फैक्ट थे उनको छोड़ करके कोशिश की है कि आपको कोई चीज़ रटनी ना पड़े, आपको कैसे अटेम्प्ट करना, कैसे वहाँ पे दिमाग लगाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रेशर होता है दिमाग पे, तो इतना ज़्यादा दिमाग चल नहीं पाता। तो कैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने, ये सब मैंने आपको बताया है, और यही एग्जाम में काम आता है, मेन एग्जाम में, ठीक है। तो बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी, अगर यूजफुल लगी हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन रहे, ठीक है। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं अगर मुझे पढ़ाना है तो मैं सीधे सीधे जाके पढ़ा दूं या कुछ इसी तरह से समझा के वीडियो बनाऊं, मतलब कैसे बनाऊं, ओवरऑल आप लोग इस पर जरूर फीडबैक दीजिएगा मुझे, ठीक है। बाकी ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको कल मिल जाएगी। इसी तरह हम लोग 5-10 साल के सारे पेपर देख लेंगे, जितने भी इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।